अध्याय 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। पृष्ठ संख्या 87। हम अपने प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न सामग्रियों एवं सेवाओं का प्रयोग करते हैं। इनमें से कुछ हमारे आसपास उपलब्ध होती हैं, जबकि कुछ अन्य चीजों की जरूरतें दूसरे स्थानों से लाकर पूरी की जाती हैं। वस्तुएं तथा सेवाएं मांग स्थल से आपूर्ति स्थल पर अपने आप नहीं पहुंच जाती। वस्तुओं तथा सेवाओं के आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक ले जाने हेतु परिवहन की आवश्यकता होती है। कुछ व्यक्ति इसको उपलब्ध करवाने में संलग्न हैं। जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं, उन्हें व्यापारी कहा जाता है। अतः एक देश के विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन यानी मूवमेंट की सुविधा पर भी निर्भर करना पड़ता है। इसलिए सक्षम परिवहन के साधन तीव्र विकास हेतु पूर्व अपेक्षित हैं। वस्तुओं तथा सेवाओं का लाना ले जाना पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किया जाता है: स्थल, जल तथा वायु। इन्हीं के आधार पर परिवहन को स्थल, जल व वायु परिवहन में वर्गीकृत किया जा सकता है। चित्र संख्या 7.1। इस चित्र में परिवहन के साधनों का वर्गीकरण प्रदर्शित किया गया है। परिवहन के साधन: स्थल, जल, वायु। स्थल में सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन आते हैं। जल परिवहन में आंतरिक जल परिवहन और समुद्री परिवहन आते हैं। वायु परिवहन में घरेलू विमान सेवा और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा आते हैं। घरेलू विमान सेवा में सार्वजनिक प्राधिकरण और निजी विमान सेवा आते हैं। बहुत समय तक व्यापार तथा परिवहन सुविधा एक सीमित क्षेत्र तक ही किया जाता था। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के साथ व्यापार व परिवहन के प्रभाव क्षेत्र में विस्तृत वृद्धि हुई है। सक्षम व तीव्र गति वाले परिवहन से आज संसार एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया है। परिवहन का ये विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो सका है। इसीलिए परिवहन, संचार व व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। आज भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाई तथा सामाजिक व सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों से सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है। रेल, वायु एवं जल परिवहन, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा तथा इंटरनेट आदि इसके सामाजिक आर्थिक विकास में अनेक प्रकार से सहायक हैं। स्थानिक से अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय व्यापार ने अर्थव्यवस्था को जीवन शक्ति दी है। इसने हमारे जीवन को समृद्ध किया है तथा आरामदायक जीवन के लिए सुविधाओं व साधनों में बढ़ोतरी की है। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार आधुनिक संचार तथा परिवहन के साधन हमारे देश और इसकी आधुनिक अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि सघन व सक्षम परिवहन का जाल तथा संचार के साधन आज विश्व, राष्ट्र व स्थानीय व्यापार हेतु पूर्व अपेक्षित हैं। पृष्ठ संख्या 88। परिवहन, ट्रांसपोर्ट। स्थल परिवहन। भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। यह सड़क जाल लगभग 23 लाख किलोमीटर है। भारत में सड़क परिवहन
रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ। निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता इन कारणों से है। पॉइंट 1, रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों की निर्माण लागत बहुत कम है। पॉइंट 2, अपेक्षाकृत ऊबड़ खाबड़ व विच्छिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती हैं। पॉइंट 3, अधिक ढाल प्रवणता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती हैं। पॉइंट 4, अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क मितव्ययी है। पॉइंट 5, यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम है। पॉइंट 6, सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है, जैसे सड़कें, रेलवे स्टेशन, वायु व समुद्री पत्तनों को जोड़ती हैं। भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर इन्हें इन 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों के मानचित्र देखिए तथा इन सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका बताइए। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। भारत सरकार ने दिल्ली कोलकाता, चेन्नई मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की है। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है तथा द्वितीय जो पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर यानी असम तथा पोरबंदर यानी गुजरात को जोड़ता है। इस महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत के मेगा सिटी के मध्य की दूरी व परिवहन समय को न्यूनतम करना है। यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के अधिकार क्षेत्र में है। राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवेज। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र हैं जिनका निर्माण व रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी CPWD के अधिकार क्षेत्र में है। अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हैं। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेर शाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। चित्र संख्या 7.2। इस चित्र में अहमदाबाद वडोदरा द्रुत मार्ग को दर्शाया गया है। क्रियाकलाप, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 व 3 के मार्ग पर आने वाले स्थानों के नाम बताएं। क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग 7 सर्वाधिक लंबा राजमार्ग है जो 2369 किलोमीटर लंबा है। यह वाराणसी को जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बंगलौर, मदुरई के रास्ते कन्याकुमारी से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 दिल्ली व मुंबई को जोड़ता है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग 15 राजस्थान के अधिकतर हिस्सों को जोड़ता है। राज्य राजमार्ग, स्टेट हाईवेज। राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में इनकी व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी PWD का होता है।
पृष्ठ संख्या 89। पृष्ठ संख्या 89 पर भारत का मानचित्र दिया गया है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग प्रदर्शित किए गए हैं। स्वर्ण चतुर्भुज, उत्तर दक्षिण गलियारा, पूरब पश्चिम गलियारा और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या सहित। पृष्ठ संख्या 90। जिला मार्ग। ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं। इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद का है। अन्य सड़कें। इस वर्ग के अंतर्गत वे सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों तथा गांवों को शहरों से जोड़ती हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है। इस परियोजना के कुछ विशेष प्रावधान हैं, जिसमें देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों, यानी वे सड़कें जिन पर वर्ष भर वाहन चल सकें, के द्वारा जोड़ना प्रस्तावित है। सीमांत सड़कें। उपरोक्त सड़कों के अतिरिक्त भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन है, जो देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण व उनकी देखरेख करता है। यह संगठन 1960 में बनाया गया, जिसका कार्य उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना था। इन सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्रों में अभिगम्यता बढ़ी है तथा ये इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायक हुई हैं। चित्र संख्या 7.3 में पहाड़ी रास्ते को दर्शाया गया है। सड़क निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर भी सड़कों को कच्ची व पक्की सड़कों में वर्गीकृत किया जाता है। पक्की सड़कें सीमेंट, कंक्रीट व तारकोल द्वारा निर्मित होती हैं, अतः ये 12 मासी सड़कें हैं। कच्ची सड़कें वर्षा ऋतु में अनुपयोगी हो जाती हैं। चित्र संख्या 7.4 में उत्तरी पूर्वी सीमा सड़क पर यातायात को दर्शाया गया है। ये अरुणाचल प्रदेश का एक चित्र है। सड़क घनत्व। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहा जाता है। देश में सड़कों का वितरण एक समान नहीं है। इनका घनत्व जम्मू कश्मीर में 10 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर से केरल में 375 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर तक है, जबकि वर्ष 1996-97 के अनुसार सड़कों का औसत राष्ट्रीय घनत्व 75 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर था। भारत में सड़क परिवहन अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। यातायात व यात्रियों की संख्या को देखते हुए सड़कों का जाल अपर्याप्त है। लगभग आधी सड़कें कच्ची हैं तथा वर्षा ऋतु के दौरान इनका उपयोग सीमित हो जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग भी अपर्याप्त हैं। इसके साथ ही शहरों में भी सड़कें अत्यंत तंग तथा भीड़ भरी हैं तथा इन पर बने पुल व पुलिया यानी कलवर्ट्स पुराने तथा तंग हैं। पृष्ठ संख्या 91। रेल परिवहन। भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं व लंबी दूरी तक सामान का परिवहन आदि। एक प्रमुख परिवहन के साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में भी जानी जाती है। भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों व कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी है। 31 मार्च 2004 के दिन भारतीय रेल परिवहन की मार्गीय लंबाई
63,221 किलोमीटर थी, जिस पर 7,031 स्टेशन थे तथा इसमें 7,817 रेल इंजन, 5,321 यात्री सेवा वाहन, 4,904 अन्य कोच वाहन तथा 2,28,170 मालगाड़ियां सम्मिलित थीं। भारतीय रेल परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई और ठाणे के मध्य चलाई गई, जो 34 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। तालिका 7.1 में भारत के रेलवे मार्ग को दर्शाया गया है। भारतीय रेल 63,221 किलोमीटर लंबे मार्ग को अनेक गेज पर तय करती है। गेज मीटर में, रूट किलोमीटर में, वहन मार्ग किलोमीटर में और कुल मार्ग किलोमीटर में दर्शाया गया है। बड़ी लाइन 1.676 गेज में, रूट 46,807 किलोमीटर, वहन मार्ग 66,754 किलोमीटर, कुल मार्ग 88,547 किलोमीटर। मीटर लाइन 1 गेज, रूट 13,209 किलोमीटर, वहन मार्ग 13,976 किलोमीटर, कुल मार्ग 16,489 किलोमीटर। छोटी लाइन 0.762 और 0.610 गेज, रूट 3,124 किलोमीटर, वहन मार्ग 3,129 किलोमीटर, कुल मार्ग 3,450 किलोमीटर। कुल रूट 63,221 किलोमीटर, वहन मार्ग 83,859 किलोमीटर और कुल मार्ग 1,08,486 किलोमीटर। ये आंकड़े भारत 2006 से प्राप्त किए गए हैं। भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है। क्रियाकलाप: वर्तमान रेल प्रखंड व उनके मुख्यालय बताएं। भारत के मानचित्र पर रेल प्रखंडों के मुख्यालयों को प्रदर्शित करें। देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में भू-आकृतिक, आर्थिक व प्रशासकीय कारक प्रमुख हैं। उत्तरी मैदान अपनी विस्तृत समतल भूमि, सघन जनसंख्या घनत्व, संपन्न कृषि व प्रचुर संसाधनों के कारण रेल परिवहन के विकास व वृद्धि में सहायक रहा है। यद्यपि असंख्य नदियों के विस्तृत जल मार्गों पर पुलों के निर्माण में कुछ बाधाएं आई हैं। प्रायद्वीप भारत में रेल मार्ग ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों, छोटी पहाड़ियों और सुरंगों आदि से होकर गुजरते हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भी दुर्लभ उच्चावच, विरल जनसंख्या तथा आर्थिक अवसरों की कमी के कारण रेलवे लाइन के निर्माण में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है। इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के दलदली भाग, मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व झारखंड में रेल लाइन निर्माण करना कठिन है। सहस्रादि तथा उससे सन्निध क्षेत्र को भी घाट या दर्रों के द्वारा ही पार कर पाना संभव है। कुछ वर्ष पहले भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में पश्चिमी तट के साथ कोंकण रेलवे के विकास ने यात्री व वस्तुओं के आवागमन को सुविधाजनक बनाया है। यद्यपि यहां असंख्य समस्याएं भी हैं, जैसे भूस्खलन तथा किसी भाग में रेलवे ट्रैक का धंसना आदि। आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में
परिवहन के अन्य सभी साधनों की अपेक्षा रेल परिवहन प्रमुख हो गया है। यद्यपि रेल परिवहन समस्याओं से मुक्त नहीं है। बहुत से यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं। रेल संपत्ति की हानि तथा चोरी जैसी समस्याएं भी पूर्णतया समाप्त नहीं हुई हैं। जंजीर खींचकर यात्री कहीं भी अनावश्यक रूप से गाड़ी रोकते हैं, जिससे रेलवे को भारी हानि उठानी पड़ती है। जरा सोचिए, हम अपनी रेलगाड़ियों को निर्धारित समय पर चलने में कैसे मदद कर सकते हैं। पृष्ठ संख्या 92। पृष्ठ संख्या 92 पर भारत का मानचित्र प्रदर्शित किया गया है, जिसमें रेल मार्गों को दर्शाया गया है। पृष्ठ संख्या 93। पाइपलाइन। भारत के परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन एक नया परिवहन का साधन है। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों व उद्योगों में पानी पहुंचाने हेतु होता था। आज इसका प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक तथा गैस क्षेत्र से उपलब्ध गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों व बड़े ताप विद्युत गृहों तक पहुंचाने में किया जाता है। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था यानी स्लरी में परिवर्तित कर पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है। सुदूर आंतरिक भागों में स्थित शोधनशालाएं जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत तथा गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइनों के जाल के कारण ही संभव हो पाई है। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है, लेकिन इसको चलाने की यानी रनिंग लागत न्यूनतम है। वाहनांतरण देरी तथा हानियां इसमें लगभग नहीं के बराबर हैं। देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल ये हैं। ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर यानी उत्तर प्रदेश तक। इसकी एक शाखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक है। दूसरी राजबंद से मौरी ग्राम तक तथा गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक है। पॉइंट 2। गुजरात में सलाया से विरमगांव, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब में जालंधर तक। इसकी अन्य शाखा वडोदरा के निकट कोयली को चक्षु व अन्य स्थानों से जोड़ती है। पॉइंट 3। गैस पाइपलाइन गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है। यह मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते होकर जाती है। इसकी शाखाएं राजस्थान में कोटा तथा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, बबराला व अन्य स्थानों पर हैं। जल परिवहन। भारत के लोग अनंत काल से समुद्री यात्राएं करते रहे हैं। इसके नाविकों ने दूर तथा पास के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति व व्यापार को फैलाया है। जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। यह भारी व स्थूलकाय वस्तुएं ढोने में अनुकूल है। यह परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरण अनुकूल हैं। भारत में अंतः स्थलीय नौ संचालन जलमार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है। इसमें केवल 3,700 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। इन जलमार्गों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। चित्र संख्या 7.5 में उत्तर पूर्वी राज्यों में आंतरिक जलमार्ग परिवहन को दर्शाया गया है, जो अधिक महत्वपूर्ण है। इन जलमार्गों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। 1. हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग, जो 1,620 किलोमीटर लंबा है।
नौगम्य जलमार्ग संख्या 1। 2. सदिया व धुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग, नौगम्य जलमार्ग संख्या 2। 3. केरल में पश्चिम तटीय नहर, जो कि कोट्टापुरम से कोम्मान तक, उद्योग मंडल तथा चंपक्कारा नहरें, नौगम्य जलमार्ग संख्या 3। अन्य सक्षम आंतरिक जलमार्गों में गोदावरी, कृष्णा, बराक, सुंदरवन, बकिंघम नहर, ब्रह्मणी, पूर्वी पश्चिमी नहर तथा दामोदर घाटी नहर निगम आदि शामिल हैं। इन सब के अतिरिक्त विदेशी व्यापार भारतीय तट पर स्थित पत्तनों द्वारा किया जाता है। देश का 95% व्यापार मुद्रा रूप में 68% समुद्रों द्वारा ही होता है। पृष्ठ संख्या 94। प्रमुख समुद्री पत्तन। भारत की 7516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा के साथ 12 प्रमुख तथा 181 मध्यम व छोटे पत्तन हैं। ये प्रमुख पत्तन देश का 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कच्छ में कांडला पत्तन पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया। ऐसा देश विभाजन से कराची पत्तन की कमी को पूरा करने तथा मुंबई से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए किया गया था। कांडला एक ज्वारीय पत्तन है। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात के औद्योगिक तथा खाद्यान्नों के आयात निर्यात को संचालित करता है। मुंबई वृहत्तम पत्तन है, जिसके प्राकृतिक खुले, विस्तृत व सुचारू पोताश्रय हैं। मुंबई पत्तन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया, जो इस पूरे क्षेत्र को एक समूह पत्तन की सुविधा भी प्रदान कर सके। लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में मारमागांव पत्तन देश का महत्वपूर्ण पत्तन है। यहाँ से देश के कुल निर्यात का आधा यानी 50% लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। कर्नाटक में स्थित न्यू मैंगलोर पत्तन कुद्रेमुख खानों से निकले लौह अयस्क का निर्यात करता है। सुदूर दक्षिण पश्चिम में कोची पत्तन है। यह एक लैगून के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय है। चित्र संख्या 7.6 में मुंबई पत्तन में जहाज पर ट्रकों को ले जाते हुए दिखाया गया है। चित्र संख्या 7.7 में न्यू मैंगलोर पत्तन पर टैंकर द्वारा कच्चे तेल के निर्वहन को प्रदर्शित किया गया है। पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर तूतीकोरन पत्तन है। यह एक प्राकृतिक पोताश्रय है तथा इसकी पृष्ठभूमि भी अत्यंत समृद्ध है। अतः यह पत्तन हमारे पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका, मालदीव आदि तथा भारत के तटीय क्षेत्रों की भिन्न वस्तुओं के व्यापार को संचालित करता है। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है। व्यापार की मात्रा तथा लदे सामान के संदर्भ में इसका मुंबई के बाद दूसरा स्थान है। विशाखापट्टनम स्थल से घिरा, गहरा व सुरक्षित पत्तन है। प्रारंभ में यह पत्तन लौह अयस्क निर्यातक के रूप में विकसित किया गया था। उड़ीसा में स्थित पारादीप पत्तन विशेषतः लौह अयस्क का निर्यात करता है। कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदीय यानी रिवराइन पत्तन है। यह पत्तन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के वृहत व समृद्ध पृष्ठभूमि को सेवाएं प्रदान करता है। ज्वारीय यानी टाइडल पत्तन होने के कारण तथा हुगली के तलछट जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है।
कोलकाता पत्तन पर बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु हल्दिया को सहायक पत्तन के रूप में विकसित किया गया है। चित्र संख्या 7.8 में बड़े आकार के कार्गो को उठाने रखने की सुविधाओं से युक्त तूतीकोरिन पत्तन को दर्शाया गया है। वायु परिवहन। आज वायु परिवहन तीव्रतम, आरामदायक व प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। इसके द्वारा अति दुर्गम स्थानों जैसे ऊंचे पर्वत, मरुस्थलों, घने जंगलों व लंबे समुद्री रास्तों को सुगमता से पार किया जा सकता है। वायु परिवहन के अभाव में देश के उत्तरी पूर्वी राज्यों के विषय में सोचें, जहां बड़ी नदियां, विच्छिन्न धरातल, घने जंगल, निरंतर बाढ़ आदि एक सामान्य बात है। हवाई यात्रा ने इसे अधिक अभिगम्य बना दिया है। पृष्ठ संख्या 95। पृष्ठ संख्या 95 पर भारत का मानचित्र अंकित है, जिसमें मुख्य पत्तन और अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तनों को प्रदर्शित किया गया है। समुद्री पत्तन हैं गुजरात में कांडला, महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू पत्तन, गोवा में मारमागांव, कर्नाटक में न्यू मंगलौर, केरल में कोच्चि, तमिलनाडु में तूतीकोरिन और चेन्नई, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, ओडिशा में पारादीप, पश्चिम बंगाल में हल्दिया। देश के हवाई पत्तन हैं पंजाब के अमृतसर में राजा सांसी हवाई पत्तन, दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन, महाराष्ट्र के मुंबई में छत्रपति शिवाजी, केरल में थिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु में मीनम्बकम, कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई पत्तन। पृष्ठ संख्या 96। चित्र संख्या 7.9 में वायु परिवहन के एक साधन को प्रदर्शित किया गया है। उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। व्यावहारिक तौर पर इंडियन एयरलाइंस, अलायंस एयर यानी इंडियन एयरलाइंस की अनुषंगी तथा कई निजी एयरलाइंस घरेलू विमान सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं प्रदान करती है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल व प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अपतटीय संक्रियाओं में तथा अगम्य व दुर्लभ भूभागों जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। इंडियन एयरलाइंस की संक्रियाएं पड़ोसी देशों, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया तथा मध्य एशिया तक विस्तृत हैं। इंडियन एयरलाइंस से जुड़े देशों के नाम बताएं। हवाई यात्रा सभी व्यक्तियों की पहुंच में नहीं है। केवल उत्तरी पूर्वी राज्यों में इन सेवाओं को आम आदमी तक उपलब्ध करवाने हेतु विशेष प्रबंध किए गए हैं। संचार सेवाएं। जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ है, उसने विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया है, लेकिन आधुनिक समय में बदलाव की गति तीव्र है। संदेश प्राप्तकर्ता या संदेश भेजने वाले के गतिविहीन रहते हुए भी लंबी दूरी का संचार बहुत आसान है। निजी दूर संचार तथा जन संचार में दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र समूह, प्रेस तथा सिनेमा आदि देश के प्रमुख संचार साधन हैं। भारत का डाक संचार तंत्र
विश्व का वृहत्तम है। यह पार्सल, निजी पत्र व्यवहार तथा तार आदि को संचालित करता है। कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है तथा विभिन्न स्थानों पर वायुयान द्वारा पहुंचाए जाते हैं। द्वितीय श्रेणी की डाक में रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार तथा मैगजीन शामिल हैं। ये धरातलीय डाक द्वारा पहुंचाए जाते हैं तथा इनके लिए स्थल व जल परिवहन का प्रयोग किया जाता है। बड़े शहरों व नगरों में डाक संचार में शीघ्रता हेतु हाल ही में 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। इन्हें राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, भारी चैनल तथा दस्तावेज चैनल के नाम से जाना जाता है। क्या आप जानते हैं, अन्य देशों की तुलना में भारत में लगभग 37,565 दूरभाष केंद्र हैं, जो संपूर्ण भारत में फैले हैं। स्वेच्छा से किसी भी अन्य देश से इनका तुलनात्मक वर्णन करें। चित्र संख्या 7.10 में राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर एक आपातकालीन कॉल बॉक्स को प्रदर्शित किया गया है। दूर संचार तंत्र में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त भारत के 2/3 से अधिक गांव एसटीडी दूरभाष सेवा से जुड़े हैं। सूचनाओं के प्रसार को आधार स्तर से उच्च स्तर तक समृद्ध करने हेतु भारत सरकार ने देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे एसटीडी सुविधा के विशेष प्रबंध किए हैं। पूरे देश भर में एसटीडी की दरों को भी नियमित किया गया है। यह सब सूचना, संचार व अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के समन्वित विकास से ही संभव हो पाया है। पृष्ठ संख्या 97। जनसंचार मानव को मनोरंजन के साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रमों व नीतियों के विषय में जागरूक करता है। इसमें रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें तथा चलचित्र सम्मिलित हैं। आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय भाषा में देश के विभिन्न भागों में अनेक वर्गों के व्यक्तियों के लिए विविध कार्यक्रम प्रसारित करता है। दूरदर्शन देश का राष्ट्रीय समाचार व संदेश माध्यम है तथा विश्व के वृहत्तम संचार तंत्र में एक है। यह विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों हेतु मनोरंजक, ज्ञानवर्धक व खेल जगत संबंधी कार्यक्रम प्रसारित करता है। भारत में वर्ष भर अनेक समाचार पत्र तथा सामयिक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं। ये पत्रिकाएं सामयिक होने के नाते जैसे मासिक, साप्ताहिक आदि कई प्रकार की हैं। समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं तथा बोलियों में प्रकाशित होते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में सर्वाधिक समाचार पत्र हिंदी भाषा में प्रकाशित होते हैं तथा इसके बाद अंग्रेजी व उर्दू के समाचार पत्र आते हैं। भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादक भी है। यह कम अवधि वाली फिल्में, वीडियो फीचर फिल्म तथा छोटी वीडियो फिल्में बनाता है। भारतीय व विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राज्यों व देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। बाजार एक ऐसी जगह है जहां इसका विनिमय होता है। दो देशों के मध्य यह व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यह समुद्री, हवाई व स्थलीय मार्गों द्वारा हो सकता है। यद्यपि स्थानीय व्यापार शहरों, कस्बों व गांवों में होता है,
राज्य स्तरीय व्यापार दो या अधिक राज्यों के मध्य होता है। एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव का सूचक है। इसीलिए इसे राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर हैं, क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता क्षेत्रीय है, अर्थात इनका वितरण असमान है। आयात तथा निर्यात व्यापार के घटक हैं। आयात व निर्यात का अंतर ही देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। इसके विपरीत निर्यात की अपेक्षा अधिक आयात असंतुलित व्यापार कहलाता है। विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेशों तथा सभी व्यापारिक खंडों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध हैं। पिछले कुछ वर्षों से वर्ष 2004-2005 तक निर्यात वृद्धि वाली वस्तुएं ये हैं। कृषि वर्गों से संबंधित उत्पाद वृद्धि 2.53%, खनिज व अयस्क 9.12%, रत्न व जवाहरात 26.75%, रसायन व संबंधित उत्पाद 24.45%, इंजीनियरिंग सामान 35.63% तथा पेट्रोलियम उत्पाद 86.12% आदि। भारत में आयातित वस्तुओं में पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पाद वृद्धि 41.87%, मोती व बहुमूल्य रत्न 29.26%, अकार्बनिक रसायन 29.39%, कोयला, कोक तथा कोयले का गोला यानी ब्रिक्वेट्स 94.17%, मशीनरी 12.56% आदि शामिल हैं। एक समूह के रूप में भारी वस्तुओं के आयात में 39.09% कुल आयात का वृद्धि हुई है। इस समूह में उर्वरक, खाद्यान्न, वनस्पति तेल व छपाई मशीनें भी शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पिछले 15 वर्षों में भारी बदलाव आया है। वस्तुओं के आदान प्रदान की अपेक्षा सूचनाओं, ज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान बढ़ा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। पर्यटन एक व्यापार के रूप में पिछले 3 दशकों में भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। वर्ष 2003 की अपेक्षा 2004 के दौरान देश में विदेशी पर्यटकों के आगमन में 23.5% वृद्धि दर्ज की गई, जिससे 21,828 करोड़ विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। पृष्ठ संख्या 98। पृष्ठ संख्या 98 पर प्रदर्शित चित्र में विभिन्न समाचार पत्रों के अंश दर्शाए गए हैं। इनमें भारत के विभिन्न पर्यटन स्थल दिखाए गए हैं। क्रियाकलाप भारत में विरासत पर्यटन पर एक प्रोजेक्ट तैयार करें। प्रत्येक वर्ष भारत में 26 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक आते हैं। 150 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न हैं। पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है तथा स्थानीय हस्तकला व सांस्कृतिक उद्यमों को प्रश्रय देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह हमें संस्कृति तथा विरासत की समझ विकसित करने में सहायक है। विदेशी पर्यटक भारत में विरासत पर्यटन, पारी पर्यटन यानी इको टूरिज्म,
रोमांचकारी पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन तथा व्यापारिक पर्यटन के लिए आते हैं। भारत में विदेशी पर्यटकों के लिए राजस्थान, गोवा, जम्मू व कश्मीर तथा दक्षिण भारत के मंदिरों के नगर प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। उत्तर पूर्वी भारत व हिमालय के अंदरूनी भाग संभाव्य पर्यटन विकास स्थल हैं, लेकिन सामरिक कारणों से इनके विकास को अब तक प्रोत्साहित नहीं किया गया है। यद्यपि पर्यटन उद्योग विकास का एक उज्ज्वल भविष्य है। पृष्ठ संख्या 99। अभ्यास। प्रश्न संख्या 1। बहुवैकल्पिक प्रश्न। 1। इनमें से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? क. मुंबई तथा नागपुर। ख. मुंबई और कोलकाता। ग. सिलचर तथा पोरबंदर। घ. नागपुर तथा सिलीगुड़ी। 2. इनमें से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? क. रेल परिवहन। ख. पाइपलाइन। ग. सड़क परिवहन। घ. जल परिवहन। 3. इनमें से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? क. मध्य प्रदेश। ख. गुजरात। ग. महाराष्ट्र। घ. उत्तर प्रदेश। 4. इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? क. चेन्नई। ख. तूतीकोरिन। ग. पारादीप। घ. विशाखापट्टनम। 5. इनमें से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? क. पाइपलाइन। ख. सड़क परिवहन। ग. रेल परिवहन। घ. वायु परिवहन। 6. इनमें से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? क. आंतरिक व्यापार। ख. बाहरी व्यापार। ग. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। घ. स्थानीय व्यापार। प्रश्न संख्या 2। इन प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। 1. सड़क परिवहन के 3 गुण बताएं। 2. रेल परिवहन कहां पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है तथा क्यों? 3. सीमांत सड़कों का महत्व बताएं। 4. व्यापार से आप क्या समझते हैं? स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट करें। प्रश्न 3। इन प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। 1. परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? 2. पिछले 15 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रवृत्ति पर एक लेख लिखें। पृष्ठ संख्या 100। क्रियाकलाप। क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर तथा विकर्ण रूप से शुरू करते हुए देश के विभिन्न गंतव्यों को चिन्हित करें। नोट: पहेली के उत्तर अंग्रेजी के शब्दों में हैं। पहेली से संबंधित कुछ प्रश्न ये हैं। 1. उत्तरी दक्षिणी गलियारे यानी कॉरिडोर का उत्तरी छोर। 2. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 का नाम। 3.
दक्षिण रेलवे खंड का मुख्यालय। 4. 1.676 मीटर चौड़ाई वाले रेल मार्ग का नाम। 5. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 का दक्षिणतम किनारा। 6. एक नदीय पत्तन। 7. उत्तरी भारत का व्यस्ततम रेलवे जंक्शन। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए भूगोल की ध्वनि पाठ्यपुस्तक समकालीन भारत भाग 2।